नमस्कार। हिजबुल्लाह के कथित तौर पर नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन की मौत के कयासों के बीच मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बेरूत से आ रही खबरों में बताया गया है कि पैगंबर के वंशज का दावा करने वाले हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन मारे गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गुरुवार को बैरूत में सैफुद्दीन को निशाना बनाकर 11 मिसाइलों से एक साथ हमला किया। हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का नया मुखिया माना जा रहा था। उसे लंबे समय से हिजबुल्लाह का अगला मुखिया बनाने के लिए तैयार भी किया जा रहा था। माना जाता है कि ईरान ने भी उसे नया मुखिया बनाए जाने के पक्ष में अपनी सहमति जता दी थी। सालों से उसे इस बात की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। सैफुद्दीन भी नसरल्लाह की तरह एक शिया इमाम है। वह हिजबुल्लाह के सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक है। लेबनान में जन्मा सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की शूरा कमेटी का सदस्य रहा। यह कमेटी हिजबुल्लाह को नियंत्रित करती है। इसके अलावा यह एग्जीक्यूटिव कमेटी और जिहाद काउंसिल का मुखिया भी रहा, जो कि हिजबुल्लाह के आतंक समेत बाकी मामलों की देखरेख करती है। सैफुद्दीन 60 वर्ष का रहा और वह हिजबुल्लाह के मृत सरगना नसरल्लाह का ममेरा भाई था। सैफुद्दीन हसन नसरल्लाह की तरह ही काली पगड़ी बांधता रहा। यह शियाओं के सबसे बड़े इमाम पहना करते हैं। वह खुद को इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज के तौर पे अपनी पहचान जाहिर करता था। अमेरिका ने उसे 2017 में आतंकवादी घोषित किया। वह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता रहा। इसके अलावा वह जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी रहा, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती रही। हाशिम सैफुद्दीन को इस्लामी सोशल मीडिया हैंडल्स ने उसे खूंखार योद्धा बताया था। पैगंबर का खुद को वंशज बताने वाले हाशिम सैफुद्दीन को इजराइल ने महज 8 दिनों के अंदर ही उड़ा दिया, जो हिजबुल्लाह का नया चीफ अभी पूरी तरह बना भी नहीं था। इजराइल लगातार आतंक के खात्मे के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा के भीतर हमास पर हमले कर रहा है। लेबनान में सैफुद्दीन के अलावा एक अन्य हमले में रॉकेट और मिसाइल के विशेषज्ञ मोहम्मद यूसुफ अनीसी को मार गिराया। मैकेनिकल इंजीनियर की शिक्षा लेने वाला अनीसी इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट बनाता था। वहीं गाजा पट्टी से आतंक की सरकार चलाने वाले रावी मुस्तहा को इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया। मुस्तहा गाजा पट्टी के भीतर नागरिक सरकार का नेतृत्व करता था और साथ ही आतंकी गतिविधियां भी चलाता रहा। मुस्तहा को गाजा पट्टी में हमास के राजनीतिक ब्यूरो में सबसे वरिष्ठ माना जाता रहा। वह हमास के मुखिया याह्या सिनवार का दायां हाथ था। मुस्तहा और याह्या सिनवार ने हमास का आतंकी ढांचा बनाने के लिए बड़ी मेहनत की। इन दोनों ने एक साथ इजरायली जेल में सजा भी काटी थी। इजराइल ने इसी के साथ वेस्ट बैंक में भी बमबारी की और यहाँ के हमास कमांडर यासिर अब्दुल रज्जाक को मार गिराया। इस आतंकी ने इजराइल में बीते माह में एक हमले को अंजाम दिया था। इससे पहले इजराइल ने लगभग 2 दशक पहले 2 इजरायली सैनिकों को मार गिराने वाले एक हमास आतंकी को भी मार गिराया। इससे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर को भी मारे जाने का दावा किया। न्यूज एजेंसी एएफपी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायली सेना ने 2 अक्टूबर को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया और इसी में हसन मारा गया। हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व में इतनी जल्दी हो रहे खात्मे से आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह कोई टुटपुजिया आतंकी संगठन नहीं रहा। ईरानी सरकार के समर्थन से खड़ा हिजबुल्लाह मौजूदा समय में भी लेबनान की सत्ता का असली शासक माना जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है, जो 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया। 1992 में नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना और इसी साल हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती। 27 सितंबर 2024 को इजराइल की एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह की मौत हो गई। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से चीफ पद खाली पड़ा है। उत्तराधिकारी का कमान संभालने से पहले ही उसके उत्तराधिकारी मार दिए जा रहे हैं।
आतंकी संगठन घोषित किए जा चुके हिजबुल्लाह के पास एक सेना है। CSIS के अनुमान है कि हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस संगठन है। उसके पास 1.3 लाख रॉकेट है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने अनुमान लगाया है कि हिजबुल्लाह के पास 15-20 किलोमीटर तक मार करने वाले 40,000 मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी मार करने वाले 80,000 रॉकेट हैं। इनमें फज्र 3 और फज्र 5 की क्षमता 100 किलोमीटर की है। 30,000 जल आर्टिलरी रॉकेट या फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो करीब 200 से 300 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती हैं। ये हिजबुल्लाह के सबसे लंबी दूरी मार करने वाले हथियार हैं, जो दक्षिणी इजराइल तक पहुंच सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का कौन सा देश खुलकर समर्थन करता है, कौन सा देश खुलकर विरोध करता है। समर्थन का अर्थ महज बस इतना ही है कि वो तमाम देश जो अपनी राजनीतिक और सैनिक मजबूरियों के चलते तटस्थ रुख अपना रहे हैं, वैसे विरोध में ईरान सबसे आगे है। वही मुस्लिम मुल्कों का रहनुमाई करने वाला सऊदी अरब अपने को युद्ध में झोंकने के लिए तैयार नहीं दिखता है, इसीलिए तटस्थ कहता है अपने आप को। यही हाल सीरिया का भी है। ईरान ने उन सारी मिलिशिया को सपोर्ट किया जो इजराइल के खिलाफ हो। इनमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी है, यमन के यती भी और गाजा का हम्मास भी। इसके अलावा भी ईरान और सीरिया में कई सशस्त्र समूह हैं जो शिया मुस्लिम हैं और इजराइल को तहस नहस करना चाहते हैं। ईरान की सरकार इन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे रखती है, जिसका नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये ईरान और मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों का प्रॉक्सी नेटवर्क है जो तेल अवीव में अस्थिरता लाने पर काम करता रहा। वहीं कुछ सालों पहले ही मध्य पूर्व में एक बड़ा समझौता हुआ जिसे अब्राहम ट्रीटी या संधि कहते हैं। इसके तहत UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इजराइल के साथ आंशिक कूटनीतिक संबंध बनाए, जो अभी आज के मौजूदा हालात में इजराइल के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन माना जाता है इनके बीच भी फिलहाल संबंधों की बर्फ पूरी तरह नहीं पिघली है। फिलहाल इजराइल इन्हीं ताकतों से 4 फ्रंट पर जूझ रहा है। लेबनान में उसने जमीनी और हवाई दोनों हमले किए। हूती विद्रोहियों पर भी वह आक्रामक हो चुका है। वहीं गाजा पट्टी पर चल रहे जमीनी अभियान के बारे में लंबे वक्त से बात चल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GS सोढ़ी जी, रक्षा विशेषज्ञ, और किरोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। GS सोढ़ी साहब, पहला सवाल तो यही है कि हिजबुल्लाह के शीर्ष सैनिक कमांडर को मार गिराया गया है और जो उसका नेतृत्व परिषद है उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को समाप्त कर दिया गया है। तो मान लिया जाए कि ये हिजबुल्लाह एक तरीके का पानी का बुलबुला था। जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। पिछला इजराइल और हिजबुल्लाह का जो युद्ध हुआ, जो 12 जुलाई से 14 अगस्त 2006 में चला, इस समय में जो हिजबुल्लाह था उसका पलड़ा भारी था, इजराइल कमजोर था और अमेरिका को तब हस्तक्षेप करना पड़ा और सीज फायर करानी पड़ी, अन्यथा इजराइल के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती। लेकिन पिछले 18 साल इजराइल ने साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर पे बहुत जोर दिया और जिसका हमने नतीजा देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब हिजबुल्लाह में वो ताकत नहीं है जो पहले थी जब नसरल्लाह जिंदा था। अब हिजबुल्लाह की हालत वो हो गई है जैसे ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अल कायदा में वो ताकत नहीं रही है, इसी प्रकार अब हिजबुल्लाह में वो ताकत नहीं रही है नसरल्लाह और उनकी टॉप लीडरशिप के मारने के बाद, और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता है। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा प्रसून जी, इसी साल 29 जून को टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का विख्यात अखबार है, उसमें ओपिनियन पोल छपा था जिसमें 66% यानी 66% इजरायली नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। लेकिन तब भी बेंजामिन नेतन्याहू ने वो किया जो उन्हें लगा कि इजराइल हित और इजरायली सुरक्षा के लिए अहम है। ये सबक और सीख है पूरी दुनिया के देशों के लिए। आपकी जनता आपके साथ हो ना हो,
आपके इलेक्टोरल वोट बैंक आपके साथ हो ना हो, लेकिन अगर आपने कोई कदम उठाना है, आज आपने इजराइल के सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनेई को सुना होगा। उनकी बातों से आपको क्या लग रहा है? डिफेंस के मामले में ईरान कहां खड़ा है? प्रसून जी, जहां तक ईरान के अकेले खड़े होने की बात है, जो उसकी सैनिक शक्ति है वो इजराइल से कम है। और जो ईरान ने पिछले कई दशकों में, जैसे आपने सही बताया ओपनिंग ग्राफिक्स में, उसने करोड़ों रुपए खर्च किए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खड़ा करने के लिए, और इजराइल ने इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का तहस नहस कर दिया है। आज ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में वो ताकत नहीं है जो कुछ हफ्ते पहले थी। तो आज की जो सुप्रीम लीडर का जो बयान मैंने पूरा सुना, उसमें इजराइल को चेतावनी दी गई है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ना ईरान से डर है, ना उन्हें ये कोई डर है कि 66% इजरायली नागरिक उनके खिलाफ है। उन्होंने जो करना है वो उन्होंने करना है, क्योंकि उनके लिए इजरायल का राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे प्रथम है। जी, हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार। अमेरिका बार बार कह रहा है इजरायल से कि आप एक कदम मत उठाइए। इजरायल अब वही कदम उठा रहा है जो उठाना चाहिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए जो कदम उठाना चाहिए इजरायल को, वह कदम उठा रहा है। ऐसे में अमेरिका की इस तरह के बयानबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इसका क्या आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा? जी देखिए प्रसून जी, अमेरिका की प्रारंभ से ही दोहरी नीति है। अमेरिका एक तरफ इजराइल को ये भी कहता है कि आप रेस्ट्रेन रखिए, आप तो ईरान के आणविक जो केंद्र हैं उन पे भी अटैक मत कीजिए, आप जेनोसाइड भी मत कीजिए, 2 नेशन थ्योरी भी एक्सेप्ट कर लीजिए। और दूसरी तरफ तत्काल अमेरिका ये भी कह देता है कि इजराइल को अपना सेल्फ डिफेंस का राइट है, वो इजराइल के हम साथ हैं। और ये अभी G7 की मीटिंग हुई तो सबने मिलके एक साथ से एक मत से इजराइल के का समर्थन किया है। तो ये तो अमेरिका का दोहरा दृष्टिकोण है। लेकिन इजराइल का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो 2 हैं। एक तो इजराइल की जासूस एजेंसी है, बहुत मजबूत है। वो ईरान के सरकार में भी उसके अपने घोंसले बना रखे हैं, और हिजबुल्लाह में भी, और हमास में भी, और हुती में भी। तो इन सब संगठन को इंटेलिजेंस ने पेनिट्रेट कर रखा है। एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, तकनीकी दृष्टि से इजराइल बहुत मजबूत है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की मदद की वजह से। और इनके सामने जो ये संगठन है या ईरान है, तकनीकी दृष्टि से बहुत कमजोर है। जासूसी की इनकी एजेंसी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखिए, अब इजराइल ने कई फ्रंट एक साथ खोल लिए हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है वेस्ट बैंक पे, इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा पे, इजराइल सरफेस वार लड़ रहा है लेबनान में एयर स्ट्राइक भी कर रहा है इजराइल, और हुती पे भी अटैक करने का मानस उनका बन रहा है। हुती वालों ने भी कह दिया कि हम रेड सी में जो शिप जाते हैं ट्रेड वाले, उनको हम अटैक करेंगे। तो इस तरीके से मल्टी फ्रंट वार है। तो इजराइल को कितना नुकसान होगा अभी इसके बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से जो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जा रहा है करोड़ी सिंह जी, सबसे बड़ा नुकसान उन मुस्लिमों का हो रहा है, उस मुस्लिम जनता का हो रहा है जो अपना जीवन यापन और अपने परिवार के साथ शांति से जीवन बिताना चाहती थी। मिडिल ईस्ट में भेड़ बकरी की तरीके से मुस्लिम काटे जा रहे हैं। इजराइल के हमले में ये साफ हो चुका है। तो क्या कारण है कि वहां की आवाम सही रास्ते का चुनाव नहीं कर पा रही है, अपने आप को उसी युद्ध की आग में झोंक रही है जिससे उसको बचना चाहिए? जी सोडी साहब। प्रसून जी, मैं आपके जब उन्हें मेरे मिले जरूर पढ़ रहे हैं हुसैन करस्पॉन्डेंस, जो कि 1915-16 की 10 चिट्ठियां हैं। उसके बाद है साइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का, और यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 181
नवंबर 1947 का। इन 4 ऑफिशियल दस्तावेजों से साफ एक बात उभर के आती है कि ये जो इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है, ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक लड़ाई है जमीन के टुकड़े की, जो कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के खिलाफ जाके खुद यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी 14 मई 1948 को, जिस दिन वहां पे ब्रिटिश का मैंडेट खत्म हो रहा था। और तब से ये जो वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन 181 का पालन नहीं किया। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते आए हैं 7 अक्टूबर पिछले साल से कि मिडिल ईस्ट में शांति तभी आ सकती है जब 2 नेशन सोल्यूशन हो। इजराइल थोड़ी साहब, अगर इजराइल का भी पक्ष लिया जाए तो हजारों साल पहले उनका जो मातृभूमि था वो वही है जहां आज वो हैं, और उस इतिहास को कई बार बर्बाद किया गया। उसमें ईसाइयों का हमला भी शामिल रहा, उसमें तमाम लोगों का हमला शामिल रहा, और अंतिम में मुस्लिमों का भी हमला शामिल रहा। उनको छिन्न भिन्न कर दिया गया। किसी भी समुदाय के पास, किसी भी धर्म के पास आत्मरक्षा का कोई तो होना चाहिए। जब विश्व युद्ध हो रहा था तो यहूदियों के साथ कितना कैसा व्यवहार किया गया पूरी दुनिया जानती है। अब उनको आत्मरक्षा का अधिकार है या नहीं? जैसे दुनिया भर के विस्थापितों को सम्मान मिलता है, उस तरह की चीजें क्यों नहीं यहूदियों के साथ की जाती हैं? उनको क्या अपनी पूजा करने का अधिकार नहीं है? प्रसन्न जी, हजारों साल पहले राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके पास जितनी ताकत थी वो उन्हें जमीन पर राज कर रहा था। ये मॉडर्न स्टेट स्टोरी कुछ शताब्दियों पहले से आई है। और जो मैंने 4 दस्तावेजों का जिक्र किया पहले, उसमें से मैंने पहले बताया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इजरायलियों के लिए जमीन है, लेकिन जो इजराइल ने किया उसने खुद यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके उसने इन अरब को जमीन नहीं दी। अभी भी उसने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे अवैध कब्जा किया हुआ है। जहां तक मेरी नॉलेज है, वहां के ऑटोमन राजा ने जमीन बेचनी शुरू की थी, जिसको यहूदियों ने खुले हाथ से खरीदना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी अस्मिता बचाने के लिए एक जमीन का हिस्सा खरीदा, उस हिस्से में अपना अधिकार जताते थे, वहां के नियम और कानून का पालन करके वहां अपने आप को स्थापित किए। जब अरब मुल्कों को लगा कि अब उनकी जमीन पे एक ऐसा समुदाय आ रहा है जो उनके हितों के लिए उचित नहीं है, तब उन्होंने 57 मुल्कों ने मिलकर उस पर हमला किया। हालांकि इजराइल ने सब झेला है। सवाल बस इतना है कि क्या किसी मुल्क को आप खत्म कर देंगे? और जब युद्ध होता है तो किसी न किसी देश की सीमा बढ़ती है, किसी न किसी देश की सीमा घटती है। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। करोड़ी सिंह जी, इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए प्रसून जी, जूस थे वो बहुत लंबे समय तक बिना किसी एक देश के रहे, उनका अपना कोई देश नहीं रहा। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई एम्पायर जिम्मेदार है या जूस खुद जिम्मेदार हैं? ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन वो दुनिया के विभिन्न देशों में, विशेष रूप से यूरोपियन देशों में चले गए। लेकिन हिटलर ने जब उनके साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, तो उनको एक एहसास हुआ कि हम राष्ट्र तो हैं लेकिन हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने इतिहास में और माइथोलॉजी में खोज करने की कोशिश की कि हम ओरिजिनली वहां से हैं, जो अभी इजराइल है। तो वहां जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ तो जैसा अभी सोडी साहब ने भी बताया, इजराइल ने वहां जमीन ले ली और उसके बाद कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। एक तरफ इजराइल ये कहता है कि ये हमारी प्रोमिस्ड लैंड है, दूसरी तरफ पैलेस्टाइन कहता है कि हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, और इन दोनों में ही कुछ न कुछ सत्यांश है। तो तब से कन्फ्रंटेशन चल रहा है, बहुत से नेगोशिएशन हुए। कभी ऐसा कहा जाता पैलेस्टाइन ने वो नहीं माना, कभी इजराइल ने नहीं माना, और लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है। नहीं करोड़ी सिंह जी, बस इसमें बस सवाल इतना है कि जैसे लेबनान में 3 समुदाय विशेष तौर पे देखे जा सकते हैं, ईसाई, शिया और सुन्नी, लेकिन वहां भी इस्लामिक कट्टरता इतनी हावी होती है कि ईसाइयों को भागना पड़ता है। क्या कोई भी मुस्लिम नेता ऐसा नहीं है जो अपने लोगों को सहनशीलता का, सहिष्णुता का पाठ पढ़ा सके?
देखिए, उस तरह की शिक्षा या उस तरह का समाज में वहाँ विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो इस्लामिक कंट्री हैं उनमें आधुनिकरण उस लेवल का नहीं हुआ है कि वो प्रजातांत्रिक नहीं व्यवस्था तो को उसका एकदम- खामियाजा क्या है? इजरायल या यहूदी जनता को उठाना पड़ेगा। देखिए, इजरायली जनता नहीं, जो इस्लामिक कंट्री हैं उनकी जनता भी उठा रही है। और केवल ज्यूज भी तो दो तरह के हैं, एक तरह के नहीं हैं। जो ओरिजिनल जो ज्यूज हैं, जो पैलेस्टाइन के हैं, वो अलग ज्यूज हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज से आए हैं वो अलग ज्यूज हैं। तो दूसरे अरे जो मैं मान ज्यूज लिया हैं, दोनों तरह के ज्यूज हैं, लेकिन बम कहाँ फर्क कर रहा है? बम तो मिसाइल तो आप उसके ऊपर फेंक ही रहे हैं, इजराइल के ऊपर, उसके बाद उसका रिएक्शन आता है। सोढ़ी साहब, ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक देश के नागरिक को क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक इजराइल की बात है, क्योंकि उसने 14 मई 1948 को यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस या एक तरफा आजादी डिक्लेयर कर दी, तो अब वो अपनी जमीन के लिए तो वो लड़ेगा ही। जहां तक अरब देशों का सवाल है, क्योंकि जैसे किरोड़ी सिंह जी ने बिल्कुल सही बताया, ये उनकी जमीन पहले से थी, और उन्होंने जब 1900 के शताब्दी में प्रशिया में यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ तो वो भाग के यहाँ पे आए, और अरब्स ने यहाँ पे उनका खुले हाथों से स्वागत किया। और उसके बाद जैसे जैसे ये यहूदियों की जनसंख्या बढ़ती रही, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके उन्हीं की जमीन से उनको निकाल दिया, और वहां पे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता डिक्लेयर कर दी। जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहता है, जो भारत कहता है, जो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, जब तक 2 नेशन सोल्यूशन नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में कभी भी शांति नहीं आ सकती है। वहां पे खून की नदियां बहती रहेंगी, नदियां बहेंगी, हमले लेकिन होंगे, इसका काउंटर जिम्मेदार हमले कौन है? होंगे। जिम्मेदार कौन है? अगर पिछले साल अक्टूबर में हमले न हुए होते तो इजराइल इस तरह की हरकत ही नहीं करता। इसके लिए पूरी तरीके से इजराइल को दोषी ठहराना कहाँ तक उचित होगा? जी प्रसून जी, जब हम घर में किचन में खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में, अगर वहां की जो स्टीम है वो प्रेशर नहीं निकले तो कुकर फट जाता है। यही चीज गाजा पट्टी में हुआ। जिस तरह से अत्याचार इजराइल ने गाजा पट्टी में किया, उसको एक ओपन जेल बना के रखा, वहां पे हिंसा भड़की, जो 7 अक्टूबर वो गलत हुआ। अगर ये ओपन जेल होती तो इतने बड़े किले नहीं बनते जमीन के अंदर, और इतने बड़े टनल नहीं बनते जो आतंकी फैक्ट्री बन गई थी। हो सकता है कि कुछ विषयों पे हम लोगों के विचार अलग हो, लेकिन इतनी बड़ी जानकारी आप दोनों विशिष्ट मेहमानों के जरिए हमारे दर्शकों को मिली, इसके लिए आप दोनों का बहुत आभार। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।